देखिए द पैनोरामिक व्यू ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट, वो सामने ऊंचाई पे, और ये फुल रेंज द रॉकी माउंटेन्स नेशनल पार्क के अंदर में ये होके जाता है रास्ता, जो ग्रैंड व्यू से एस्टेस पार्क को जाता है रॉकी माउंटेन्स में। और इस समय सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, जो यूएस की सबसे हाईएस्ट भी है। दोस्तों, मैंने जैसे कहा, ये कॉन्टिनेंटल डिवाइड भी है। जो इस तरफ हम आगे हैं ये है ईस्ट पार्ट, और जो उस तरफ है वो है वेस्ट, यानी कि उधर का जो पानी उस तरफ जाएगा वो पैसिफिक ओशन में वेस्ट में, और ईस्ट में अटलांटिक ओशन यानी कि अंध महासागर, पैसिफिक प्रशांत महासागर। जय हिंद, जय हिंद। बास के ऊपर से तेज हवा चलती है, और कोई पेड़ पौधा नहीं होता। देखिए ट्रेल ऊपर जा रहा है, लोग जा रहे हैं। ये ऊपर जाता है असली वाइल्ड लाइफ तो इसी एरिया में होती है, हाईएस्ट पॉइंट। उनका परिवार कैसे उठ के देखते हैं। They are social animals. They are coming towards me. ये देखो।
बिगड़ गया है। बादल गर्जन, मौसम क्या है See the wildlife at 12,000 feet radius. Yes. Wildlife radius. उनको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। देखो elk, बंदे नाल लगा तेरे की कीमत हो गई है। elk बैठा है। elk Elkhorn PS. टी-शर्ट ही नहीं पहना क्या क्या हिरन हिरन भागा। Arman, how are you feeling now? Mule deer in Estes Park area. हिरन हिरन है ये। Are you getting down or no? डियर्स ये हिरन है, मस्क डियर। Stop spinning. मस्क डियर Stop moving. डियर्स एक डियर, एक हिरन, एक हिरन। तो देख रहा हूँ कि भाई तुम कहाँ चिपके। पासपोर्ट स्टैम्प, तो रिया बेबी का पासपोर्ट है, इस पे स्टैम्प लगेगी कि भाई हमने ये नेशनल पार्क अटेंड किया। कांग्रेचुलेशंस। लोग यहाँ से सोवेनियर लेके जाते हैं। Souvenirs, t-shirts, jackets. Children books. Great souvenirs.
For later in the day tomorrow. So like afternoon when you go in and you drive through whatever you want to see over here, then you can enter the Bear Lake Parkway later in the day. Newly born baby and mule deer. In the wildlife, she is watching us. देखो जंगल में कितने वाइल्ड लाइफ होती है इन अबंडेंस। इनके ना टैग लगे हुए हैं, इनकी पहचान है। ये सिग्नल इनका कैच किया जाता है और इनकी लोकेशन का पता करके इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। गलत जगह जाने पे इनको वापस लाया जाता है। ये है वाइल्ड लाइफ का पहला रूप। देखो Doesn't really need to be inside the water. So it filters. मिलर पास तक आके हम लौट रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने आए थे। आज का दिन था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द रॉकी माउंटेन्स। तो हम कार से करीब 40 मील तक आए और इस सबसे ऊंची पहाड़ियाँ से होके अब हम नीचे को जा रहे हैं क्योंकि बारिश तेज हो रही है। घुमावदार सड़कें देखो कितनी जबरदस्त हाइट और सीनिक ब्यूटी। ऐसी सड़क पे आना कितना अच्छा लगता है। और हाइट पे देखो कितने पेड़ हैं और सन्नाटा। नीचे 15 माइल पर आवर की स्पीड से कार चलानी होती है। तो आज का दिन बहुत बढ़िया होता है। This one. You should eat it. वो तनु चुई मुई गई थी वो। देखो कितने अच्छे This one. But what do you want? सुंदर जगह, कितना सुंदर हाईवे है ये। नेचुरल ब्यूटी। वो एल्क मूव
देखो जंगल जले हैं, सब झड़ के पत्ते पत्ते, ये सारा जंगल ये फॉरेस्ट फायर में भस्म हो गया था। तो भाई पेड़ उगाओ, पौधे लगाओ, जीवन बचाओ। ग्रीन माउंटेन लेकिन भस्म हो गया। वेट 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 वेट, look here, smile. देखो पीछे मेरे टोपी के ऊपर दिख रहे हैं जो दो ब्लूज हैं, एक वो दूर और एक और भी दूर है, दिखना मुश्किल हो रहा है। ये तो सामने देखिए वाइल्ड लाइफ, म्यूल डियर, म्यूल डियर, म्यूल डियर नेचुरल हैबिटेट। कितना सुंदर हाईवे है, नेचुरल ब्यूटी। मिलर पास तक आके हम लौट रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने आए थे। आज का दिन था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द रॉकी माउंटेन्स। तो हम कार से करीब 40 मील तक आए और ये सबसे ऊंची पहाड़ियाँ से हो गया वहाँ नीचे को जा रहे हैं क्योंकि बारिश तेज हो रही है। घुमावदार सड़क है, देखो कितनी जबरदस्त हाइट हो, सीनिक ब्यूटी। ऐसी सड़क पे आना कितना अच्छा लगता है। और हाइट पे देखो कितने पेड़ हैं और सन्नाटा। नीचे नीचे 15 माइल पर आवर की स्पीड से कार चला सकती है। तो आज का दिन बहुत बढ़िया। This one. वो दोनों चूई मुई गई थी वो। चुई देखो कितने अच्छे, This one. But what do you want? सुंदर जगह। वाइल्ड लाइफ इन द नेचुरल हैबिटेट। मूव्स है, एक मूव यहाँ है, एक बैठा है, एक वो है पीछे, और एक वो है।
डियर डियर हिरन जंगल में एस्टेस पार्क कोलोराडो। कोई जंगली जानवर दिखा है, सभी लोग चौकन्ने हो गए हैं। क्या कह रहे हैं? अच्छा, गूज मूज there is some moose behind these bushes। ये कैंपिंग के लिए ग्रिल करने का सामान लाइए। और यहाँ पराठे, ये देखो मूस बिल्कुल सेंटर में झाड़ियों के पीछे है। डेंजरस होता है, अटैक भी कर लेता है जानवर के लिए। देखो ये कोलोराडो रिवर का जल प्रताप है और ये आगे को जा रही है। ट्रैकिंग का एक रूट इस तरफ जा रहा है, रोड क्लोज्ड है, एक उस तरफ। कितना घना और शांत जंगल इस ट्रैक में है। जो दरख्त, घना जंगल, साथ ही में पानी बह रहा है। एक ट्रैकर नीचे झुक कर पानी पी रहा है। थोड़ा आगे जाके ये खाली मैदान आ गया। यहाँ कोलोराडो रिवर के साइड में बड़े मैदान हैं। अब इस रूट से जाएंगे। देखो लोग आगे से ट्रैकिंग करते हुए आ गए। और ये मैदान में हमेशा आपको वाइल्ड लाइफ दिखती है। चौकन्ना रहना पड़ता, कहीं से भी कोई वाइल्ड लाइफ आ सकती है, क्योंकि ये उनका घर है और ये हमारे लिए ये जंगल जो है ये उनको सेफ रखता है। और हमें चौकन्ना रहना चाहिए और एंजॉय करते रहना चाहिए। डरना नहीं है, लेकिन चौकन्ने रहना। आखिरकार ये उसके सामना हो ही गया। मैं तो अवॉइड कर रहा था, इससे बच के रहूं, लेकिन बहुत नजदीक आ गए। और हमारा रूट भी तो यही है। क्या करें, ये सामने चल रहा है, देखो मिलता भी देख रहा है। डेंजरस होते हैं बड़े, इनसे कहते हैं 25 मीटर दूरी रहना चाहिए। ये भी लगभग 30 मीटर दूर है और एक और उसके पीछे भी है। देखो ये 2 मूस हैं। खाई में खाते हैं, कहीं छिपे होते हैं, ट्रेस करना पड़ता है इनको। देखो ये पीछे वाला मूस है
और ये इसके जरा सा आगे दूसरा मूस है। ये आगे वाला और ये पीछे वाला। बीच में नदी है इसलिए मैं सेफ हूँ थोड़ा, पर इनके लिए नदी का मायने रखती है। नदी तो मेरे लिए है, भैया डूब के जाना तो इससे निकल के जाओ, और नहीं तो मुँह सामने है, पार पार है। ये देखो क्लोज अप करके मूस दिखा दिया। मूस भैया ये आ गया, बाहर आ गया। इसने लगता मुझे देख लिया, अलर्ट हो गया। Moose drinking water from the Colorado River spring, and the other moose is just right behind that. यही तो फायदा जंगल में आने का, यही है साहसिक गतिविधियाँ। चलो फिर ये देखो बर्फ के पहाड़ देखो। Two moose close to us. Around 2 miles from here we saw the other day so many elks, mule deer and black deer and this moose, plenty. बच्चे भी देख रहे हैं, बीच में नदी है और वो मूस। देखो अभी हम यहाँ लंच कर रहे हैं और वहाँ मूस भी अपना लंच का मजा ले रहा हूँ। देखो ये है मूस, ये है मजा यहाँ पहाड़ों में आने का। अभी रीछ भालू भी मिल सकता है। लोग लंच कर रहे हैं, एंजॉय करते हैं अमेरिका में सभी लोग। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये मूस को देख के सब आ गए। और यहाँ से हमारा ट्रेल शुरू हुआ था और ये घूमते घूमते वो मैंने दिखाया उस रास्ते से आगे, और बीच में जहाँ नदी है उसके पार कई मूस थे। देखो झींगुर, कई छोटे छोटे इंसेक्ट की आवाज़ें, सन्नाटा, ट्रैकर्स की बीच बीच में आवाज़ आती है। वो देखो मूस भागा, मूस है वो। यहाँ से निकलना है अच्छा। अब सब क्या रास्ता दे। Holsworth Historic Site Access, half-mile dirt trail.
ranger program today. All's worth stories. ये बहुत अच्छा एक ट्रेल है आगा हिमालय का। ये रूट जाता है हिस्टोरिक ट्रेल को और वहाँ उस तरफ in 1917 by John and Sophia Holsworth. They came separately from Germany but met in Denver, married, started a family, and they were very happy in Denver until 1917. In 1917, Prohibition closed their family business, which was a tavern grocery store. World War I was still going on, and they were German, so they were not with the von kind. And their youngest child, John Jr., was starting to get into trouble as a teenager. So the parents said, well, let's go into the mountains and establish a homestead. Now, the Homestead Act was established in 1862. And this act gave people for free 160 acres of land if they worked the land and improved it for 5 years. This usually meant that they established a farm or a ranch. And so Sophia and John Holsworth came up here to homestead. And the site of their homestead is down this trail, half a mile. It's a very easy walk. And when you get up there, you will see all of the buildings of their original homestead. Now, they started out to have a ranch, but circumstances changed that, and it turned into a hunting and fishing lodge. And this was very logical because there's a beautiful river halfway up this trail, so people could come and fish. And there's all this woods with game, elk, moose, deer. So they started it as, they called it the Holsworth Hunting and Fishing Ranch. And so people would come, and the family built cabins that people could stay overnight in, not unlike people coming and bringing tents nowadays to camp. But these were little log cabins, and you'll see them when you go up there. So they started that in 1919. Changed the farm to being a hunting and fishing lodge. And that was a very successful family business until the early 1930s. And John Sr. died in 1932. His son, John Jr., had ideas for a second ranch. So in 1932, he borrowed money from his older sister. He had 2 older sisters. And he built a ranch out of the valley, right next to the road. Now, the road was very important because it's the Trail Ridge Road, which connects Grand Lake with Estes Park. So people could come and go up over the mountains, in either direction, and just enjoy the beauty of this part of Colorado. So what happened, John said, I've been seeing lots of people come up that road. I'm going to make a ranch here where people can stay. So he made what is called a dude ranch. It was not for people who were hunters or fishers. It was for people who wanted to pretend to be cowboys. So he had a big barn, a bunch of horses, a lovely place for them to have meals. So people would come and stay at the dude ranch. And we named it the Never Summer Ranch, because the mountains behind you here were named by the Ute Indians the Never Summer Mountains, because they always have snow. So John Jr. ran the Never Summer Ranch until about late 1950s. And then he was getting ready to retire. He was getting old. And Park had already been knocking on his door saying, John, would you like to sell us your land? We'd like it to be part of the national park. And John said, no, not yet. So finally, in 1974, very, he agreed. And he sold the land, his part plus the original homestead, which was altogether, he had acquired about 700 acres. And he sold that to the park, and they added it to the national park in 1975. And that's why it's now Pine Park. It's a beautiful place. Isn't it gorgeous? Yeah. So thanks so and much. what the park agreed to do was to maintain and preserve the original buildings. So when you walk up, you will see more buildings like this one.
where the family lived and where the guests stayed in the cabins when they were up there. It's just fantastic. The other ranch that was built, when the park acquired the land, they took those buildings down because they wanted it to become what it used to be. It's just a beautiful meadow. So were there buildings earlier? Some buildings were There there? were buildings here. Oh, they Actually, removed it. The park auctioned them off. People were willing Oh. to buy them Oh. and tow them away and put them up as their own. Because they were a little more modern than this log cabin. They were more like buildings you would see in the 1930s. But John Jr. was a very good businessman. He saw when all these people kept coming up the road, they would need a place to stay, and so he built them a nice hotel. So it was lovely. But the park had to agree to maintain and preserve the buildings. So when you go up to see them, they're very well preserved. And there's 3 of them that you can walk through. The one the family lived in. Oh, the other interesting thing about John Sr., since he couldn't take his guests out hunting and fishing, he became a taxidermist. Do you know what that is? Yeah, he stuffs animals. He became, so if his guests wanted their elk head stuffed, he would do it for them. For a price, of course. But it's another part of his business. But what's one of the cabins that's open is the shop where he did the taxidermy work. And his old tools are still there, and you can see those. So that's what's interesting. Thank you so Yes, Oh, very nice. Where are you all Thank visiting from? Oh, we are from Omaha. Omaha, okay. Nebraska. That's interesting that the school that Mr. Holsworth became a taxidermist at is in Omaha. But he did it by correspondence. And they would send him a manual, I assume, how to stuff a deer. And he would stuff a deer, and I guess he would send it back to Omaha so they could look at it. Because he never went to Omaha to go to school. But in the building where he did the work is a copy of his diploma. Oh, nice. Well, welcome to Colorado. Oh, thank you so Glad much, you're ma'am. here. And enjoy if you want to walk up Yeah. to the side. It's an easy walk. It's flat all the way. And it's a beautiful day. Thank you. You are very welcome. देखो नीचे झरझर झरना और ये करीब 10,500-11 हज़ार फुट पे है। एक बुजुर्ग वार की यहाँ से साइकिलिंग करते हैं। तो भाई कोई उम्र नहीं होती एडवेंचर की, जी मैं बूढ़ा हो गया मुझे या अब नहीं चल सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ मन में उमंग होना चाहिए। आप जितना अपने को दृढ़ बनाएंगे लचीला होगा सिर्फ आपकी सोच। कितना सुंदर। जी आ गया मिलनर पास का कॉन्टिनेंटल डिवाइड। मिलनर पास कॉन्टिनेंटल डिवाइड। तो मैं इस समय हूँ मिलनर पास
कॉन्टिनेंटल डिवाइड भी कहते हैं, यानी जो उस तरफ का पानी है वो वेस्ट में जाता है और इसके इस पार का ईस्ट में, और इस पार को क्रॉस करके हम, जो कि रॉकी नेशनल पार्क है, उसके बीच में से ये डिवाइड है। और इस ग्रैंड बी से ये एस्टेस पार्क को जाने का रास्ता है। अब ये कल ही खुला है, कल हम आए थे, देख गए थे, इसलिए हम इसको आज पार करेंगे, नहीं तो इसको कम से कम 6 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। इस समय हमें करना पड़ रहा है करीब 4 या 5 घंटे, नहीं तो 6 से 8 के बीच में। तो ये कारें जा रही है एस्टेस पार्क की तरफ, और ये हमारी गाड़ी है। उस तरफ से ये कॉन्टिनेंटल डिवाइड, और ये रेलवे सर्कल, और ये लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल डिवाइड, elevation 10,759. Great Divide separates drainage to the Atlantic Ocean from the Pacific Ocean. तो ये पैसिफिक ओशियन उस तरफ, अटलांटिक इस तरफ। It traverses America from Alaska to Cape Horn. ये तो बच्चा ले रहे हैं, और ये पास का सीन दिखाता है। बच्चों को बहुत आनंद आ रहा है। और यहाँ फोटो सेक्शन, और ये हमारे मैडम जी, और ये रेंजर है ड्यूटी पे, जो यहाँ रेगुलेट करते हैं कि पास खुली रहे के बंद हो, क्योंकि जब एकदम से बर्फ गिरती है तो पास पे बहुत बर्फ दिखती है, बंद करना पड़ता है। चलो अब निकले। हालांकि ये पास जो है 10,700 कुछ फुट की है, लेकिन हम उस तरफ जाएंगे तो लुंगी वाले भी आए, तो उस तरफ जाने के लिए हमें वही 12,700 फुट की ऊंचाई पे जाना है ना। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अब तो पेड़ भी खत्म हो गया, टुंड्रा रीजन आ गया है ना। करीब 11,000 हो गया, 11,500 हो गया, और हमें जाना 12,000। देखो कहाँ से ट्रैफिक हो रहा है। टुंड्रा जहाँ पर आपको टंड्रा रीजन, देखो ये टंड्रा रीजन है, पीछे मौसम खराब हो रहा है, और ये देखो नज़ारा, ये करीब 12,000 फुट की आगे है। गोली की स्पीड से ट्रैफिक चल रहा है।
है कि देखना मुश्किल, और हवा ऐसी कि उड़ा के ले जाए बंदे टूटी पकड़ के भाई। यहाँ तो रोहतांग दर्रा पे पीछे रह जाएगी जो इतनी 300 किलोमीटर की हवा चलती है। कहते वो देखो ऊपर रीजन में आ गए। और देखो किसी भी नदी की शुरुआत छोटे से मेल्टिंग पॉइंट से होती है, जैसे ये से नीचे आ रहा है और यहाँ फैलता जा रहा और डूबता जा रहा और नीचे जाते जाते धारा में परिवर्तित हो जाता है। धारा आगे बढ़ के एक छोटा सा स्प्रिंग बनाएगी, चश्मा बनाएगी, और उसके बाद चश्मा जो है वो छोटे छोटे झरने नाले फिर नदियों में ऐसे हमारे छोटे होते हैं, बचपन से चलना शुरू होते हैं तो टीन एज, जवानी और बाद में लुप्त हो जाती है। ऐसी नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। देखो कितना अच्छे से पिघलने के बाद घास के मैदान, जड़ी बूटियाँ इनमें होती हैं, गुच्छियाँ और कई तरह की ऐसी जड़ी बूटियाँ निकलती हैं जो कि रेयर होती हैं और वो मेडिसिन के काम आती हैं। लोज हम अल्पाइन सेंटर में आ गए हैं और ये 12,709 फीट हाइट पे है। हवाएं बड़ी तेज चल रही है, जैकेट पहन ली है लेकिन कितनी कस के बांधी हुई है टोपी, लेकिन डर लगता है उड़ ना जाए। देखो सीढ़ियाँ यानी कि किसी को यूरिनल करना है तो ये बने। यहाँ हर जगह ट्रैश बिन आपको ऐसे लगेंगे जैसे तिजोरी, क्योंकि भालू यहाँ होते हैं और वो यहाँ का विजिटर सेंटर है, यानी जहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस एरिया के बारे में, रोड कंडीशन, मौसम और शेल्टर, आंधी तूफान आए तो यहाँ आप कर सकते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट है, 12,749 फीट की ऊंचाई।
Yes.